हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी बीच ऑनलाइन क्लासेस। आई एम शिवराज और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 विषय फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। मेरी यहाँ पर पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं प्रत्येक टॉपिक अच्छे से इजी और इंटरेस्टिंग वे में समझा पाऊँ। साथ ही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ध्यान से सुने और देखें। दोस्तों, आइए अब हम बात करते हैं हमारे दैनिक जीवन और इस यूनिवर्स से जुड़ी कुछ घटनाओं के बारे में। दोस्तों, जब कभी हम सूखे बालों पर कंघी करते हैं तो हमें चटकने की आवाज़ें सुनाई देती है और कुछ समय के लिए वो कंघी कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों, तिनकों वगैरह को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इसी प्रकार जब हम ड्राई वेदर में अपने जो सिंथेटिक क्लॉथ्स स्वेटर वगैरह उनको उतारते हैं तो हमें चट की जो साउंड है वो सुनाई देती है और कभी कभी इस साउंड के साथ स्पार्किंग भी हमें दिखाई देती है, चिंगारियाँ भी हमें दिखाई देती है। इसी तरीके से यदि हम कभी काफ़ी समय से सोफे पर बैठे हुए हैं, काफ़ी समय तक हम सोफे पर बैठे हुए हैं और अचानक कोई आके हमें टच करता है या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव होता है, हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। आगे हम बात करते हैं, बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, शायद आप लोगों ने भी खेला होगा। नहीं खेला तो खेलना ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे एक प्लास्टिक की चेयर होती थी, प्लास्टिक की चेयर पे एक व्यक्ति बैठता था और दूसरा व्यक्ति आता और उस प्लास्टिक की चेयर पर टॉवल या कोई किसी कपड़े से कोड़े बरसाना शुरू करता। कुछ समय बाद जब वो उस चेयर पर बैठे हुए व्यक्ति को टच करता तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक का अनुभव होता, उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता। आगे हम बात करते हैं, जैसे आकाश में बिजली का गरजना, और इसी के साथ हम बात करते हैं टीवी स्क्रीन का गंदा होना, मतलब उसके द्वारा डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करना। अनेक ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है और जिनसे हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि हाउ इट हैपेंड, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिंपल, इन सब घटनाओं के पीछे का मूल कारण इलेक्ट्रिसिटी है। जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का मूल कारण है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का मूल कारण इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण किसी वस्तु के व्यवहार में हुए परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम बात करेंगे दो अलग ब्रांचेज की। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, या फिर हम इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी हम इसको कहते हैं। सेकंड है अपने पास यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है, शुरुआत में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म के जो टॉपिक है वो अलग अलग है। बाद में ओरस्टेड और फेराडे के प्रयोग द्वारा इन इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक दूसरे से रिलेटेड करके बताया गया था। तो हम इसके साथ एक टॉपिक और भी यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं जिसको अपन जानेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। डिफरेंस क्या है इन सब में? देखो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इन सभी में ही है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण है। लेकिन यहाँ पर अपन जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो चार्ज है वो रेस्ट पोजीशन में होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उस पर रेस्ट पोजीशन में चार्ज होता है। इसमें जो चार्ज है वो मोमेंट में होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोमेंट, ठीक है, किसी ना किसी मोमेंट में होता है। ज़्यादातर हम देखते हैं तो इसमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चार्ज है वो मूव करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी जो चार्ज है वो मोमेंट में होता है। ये जो दोनों टॉपिक है वो हम बाद में आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर ये रहेगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस टॉपिक में यहाँ पर हम 4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे: इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। आरबीएससी में ये जो एक यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, आरबीएससी जो राजस्थान बोर्ड है उसमें, और उसमें इस यूनिट में ये जो 4 चैप्टर है अलग अलग। सीबीएसई में भी ये जो अपना चैप्टर है, पहला चैप्टर वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के नाम से, ठीक है, और इसी में गाउस लॉ है। आरबीएससी में तो अलग अलग है चारों चैप्टर, और सीबीएसई में ये जो 2 चैप्टर है वो एक साथ पढ़ते हैं हम, और ये जो चैप्टर है ये दोनों एक साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आरबीएससी और सीबीएसई में दोनों में ही ये जो है टॉपिक्स हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आपके नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फोर्थ पॉइंट अपना यहाँ पर रहेगा यूनिट एंड इम्पोर्टेंट कन्वर्जन। फिफ्थ रहेगा डायमेंशंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट और इसका जो डायमेंशंस है वो भी होगा और इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सिक्स जो पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़ा हुआ वो है मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जाता है उसका मेथड। इलेक्ट्रिक चार्ज से जुड़े सारे टॉपिक्स यहाँ पर हमने एज ए माइंड मैप लिख लिए हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो पढ़ने वाले हैं। नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि यूनिवर्स का प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं एटम, परमाणु। और एटम के सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस, नाभिक, उसके सेंटर में होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रोटॉन। जो न्यूट्रॉन है वो उदासीन होता है और प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और इस एटम के नाभिक के अराउंड कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहता है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। सामान्य अवस्था में एक एटम के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी ही संख्या में उसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। मतलब नेट जो चार्ज है उसका वो क्या होता है, जीरो। नेट चार्ज जीरो होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जनरल स्टेट, ठीक है। और हम उस कहते हैं कि वो जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत का उदासीन है, यानी वो जो सब्सटेंस है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जैसे हम बात कर रहे हैं कंघे की, जो हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था कंघा और जो बालों का, हम यहाँ पर कंघे की बात कर रहे हैं तो सामान्य अवस्था में कंघा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और जो हमारे हेयर है वो भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। जब हम कंघे को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से उस कंघे पे आ जाते हैं, ठीक है। और उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, जो उसकी जनरल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन थे कंघे पे, उससे उस संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण वो जो कंघा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और जो बालों पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो उसके कारण वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब कंघे पे एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब कंघे के चारों ओर एक ऐसा फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसके कारण वे पदार्थ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड या तो उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है। सो क्लियरली वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस and experiences electric and magnetic effects. Okay. Second
टॉपिक यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, चार्जेस आर टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज deficiency of electron as compared proton। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड प्रोटॉन, मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर यदि सामान्य अवस्था से उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हुई है उसकी जनरल स्टेट से, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। हम बात करते हैं नेगेटिवली चार्ज की। नेगेटिव चार्ज कब आता है? तो नेगेटिव चार्ज होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड प्रोटॉन। कोई भी सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज होगा यदि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई है। सामान्य अवस्था से यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है उसके एटम में, तो वो जो सब्सटेंस है वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर। सिमिलर जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज के पास यदि नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज के पास पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो भी उसको रिपेल करेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। यदि सेम कैटेगरी के कोई दो चार्ज पास आते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट। यदि डिसिमिलर चार्ज है, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज यदि पास आते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अब बेसिक प्रॉपर्टीज का सेकंड पॉइंट है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये इलेक्ट्रिक चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, विद्युत आवेशों की योज्यता। इफ ए सिस्टम कंटेन मैनी पॉइंट चार्ज Q1, Q2, Q3। मान लो एक कोई सिस्टम है और उसमें बहुत सारे चार्ज है, जैसे Q1, Q2 और बहुत सारे ऐसे चार्ज है Q3, Qn। ठीक है, Qn तक हम ले लेते हैं। एक सिस्टम में Qn चार्ज है, देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली एडिंग एल्जेब्रिकली Q1, Q2। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा, जिसे अपन नाम दे रहे हैं यहाँ पर कैपिटल Q, इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कैपिटल Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 प्लस, मतलब इन सभी जो पॉइंट चार्ज है इनके चार्ज को हमें ऐड करना है। ठीक है, एल्जेब्रिकली यदि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइन हम पॉजिटिव रखेंगे, और यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो उसका साइन हम वही रखेंगे। मान लेते हैं जैसे हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें चार्ज है, जैसे मान लो +1 कूलम, -2 कूलम और +3 कूलम। ये तीन चार्ज उसमें है उस सिस्टम में। ठीक है, +1 कूलम, -2 कूलम और +3 कूलम, ये तीन चार्ज उस सिस्टम में है। तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा हमारे पास वो होगा +1, -2 और +3, और जो टोटल चार्ज आएगा वो अपने पास हो जाएगा इज इक्वल टू 2 कूलम। ओके, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। थर्ड बेसिक प्रॉपर्टी इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मतलब आवेश क्वांटीकृत होता है। ऑल फ्री चार्ज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ ए चार्ज डिनोटेड बाई ई। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है वो किसी ना किसी एक संख्या का पूर्ण गुणज होता है, और कोई जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम चार्ज को डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू NE से। दस चार्ज Q ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज गिवन बाई Q इज इक्वल टू NE। यहाँ पर जो N है वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, यानी किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण गुण संख्या के बराबर ही होता है। ये नहीं कि किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो 0.5 E आ सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है। ये केवल 1E, 2E या -1E, -2E इसी रूप में ही हो सकता है, पॉइंट के रूप में ये नहीं हो सकता।
ओके। द क्वांटम ऑफ चार्ज इज द चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। कहने का मतलब ये है कि जो चार्ज का जो क्वांटा होता है उसकी जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल होती है, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड, आवेश संरक्षित होता है। कहने का मतलब ये है कि किसी सिस्टम का जो चार्ज है वो टोटल जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, संरक्षित रहता है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बल्कि उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट बेसिक प्रॉपर्टी इज चार्ज इज इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट। कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो निश्चल होता है। कोई भी जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, मान लो मूवमेंट कर रहा है या फिर वो रेस्ट में है और वो चार्ज है, तो उस चार्ज की जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी इट्स स्पीड। और हम इसको लिख सकते हैं Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q एट मोमेंट, Q एट मोमेंट। दोस्तों चार्ज इनवेरिएंट है ये तो हमने पढ़ लिया। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मूव करता है तो उसके चार्ज की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके कारण अलग अलग इफेक्ट या हम कह सकते हैं अलग अलग फील्ड क्रिएट होते हैं, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है, स्टेबल चार्ज है, रेस्ट में है, तो उसके अराउंड जो फील्ड क्रिएट होगा वो केवल और केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही वो क्रिएट करेगा। सेकंड हम बात करते हैं, यदि मान लो कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर वो मूव कर रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्रिएट होंगे, ठीक है। तीसरी हम बात करते हैं, यदि मान लो वो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करके एक्सीलरेटेड है। वो एक्सीलरेटेड का मतलब आप समझते हो, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। एक्सीलरेटेड कोई चार्ज पार्टिकल है तो वो जो क्रिएट करेगा उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में यहाँ हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल स्टेबल जो चार्ज वाला, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाला, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो कम्युनिकेशन वाले टॉपिक में काम में आएगी, ओके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो नोट्स बना रहे हैं उनमें आप व्यवस्थित लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड फोर्थ जो टॉपिक है अपना वो है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स कन्वर्जन्स। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट्स है वो अलग अलग सिस्टम्स में पढ़ेंगे, अलग अलग सिस्टम में क्या क्या यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, और फिर उन यूनिट्स का अलग अलग जो कन्वर्जेशन है एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में, उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ेंगे। एसआई सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड एमकेएस सिस्टम भी हम इसको कहते हैं। एसआई सिस्टम में जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है वो है कूलॉम, ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से हम इसको डिनोट करते हैं। और हम इसको कभी कभार एम्पियर इंटू सेकेंड भी लिखते हैं, जो हम आगे डायमेंशंस में पढ़ेंगे कि एम्पियर इंटू सेकेंड ये कैसे आया, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो है स्टेट कूलॉम, और इसको अपन इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं ST और शॉर्ट में यहाँ पर C के रूप में, और इसको हम ESU से भी डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और हम इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में क्या क्या हम इसको कहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अदर यूनिट सिस्टम में जो इसका यूनिट है वो है फेराडे, ठीक है, नॉट फेरेड अलग यूनिट है, ठीक है। जो हम अगला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसमें हम पढ़ेंगे फेरेड के बारे में, ठीक है। तो दिस इज फेराडे, ठीक है। अब कन्वर्जन की अगर हम बात करते हैं तो एक कूलॉम इज इक्वल टू होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड के इक्वल, ठीक है। 1 कूलॉम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि ये तो एक ही सिस्टम में, ठीक है। 1 कूलॉम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर फ्रैंकलिन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं स्टेट कूलॉम, ठीक है। 1 फेराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलॉम, ठीक है। और
यहाँ पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट हम कह सकते हैं कि फेराडे होता है, और जो सबसे छोटा यूनिट है हम बता सकते हैं फ्रैंकलिन या स्टेट कूलम्ब या ESU है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स की, क्योंकि जब हम भी काम लेते हैं इस इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट को कूलम्ब को, तो वहाँ पर हम कुछ स्मॉल यूनिट भी काम में लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स लगा के, जैसे 1 माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो, नैनो, पिको, आपने 11th क्लास में ये प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, जो भी यूनिट है वो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलम्ब एंड 1 पिको कूलम्ब इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम्ब। ओके, नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस लिखने के लिए उसकी यूनिट को सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपने 10th क्लास के में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के सभी टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, यदि आपने पढ़ा है तो, और नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, शायद आपने देख लिया होगा। ठीक है, I इज इक्वल टू होता है Q/T, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रेस्पेक्ट टाइम, वेयर Q इज चार्ज एंड T इज टाइम। ओके, अब हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके हम बनाते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में Q इज इक्वल टू I इंटू T। यहाँ पर जो I है इलेक्ट्रिक करंट है, और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, उन्हीं में से ये एक है, और ये टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही है। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज कर लिया। और अभी जो पिछला टॉपिक था हमने पढ़ा था कि इसकी जो एक यूनिट होती है एम्पियर इंटू सेकेंड, बिकॉज फंडामेंटल ये जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो यूनिट है वो एम्पियर होती है और टाइम की होती है सेकंड, तो हम इसको लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। बात करते हैं हम इसकी डायमेंशंस की। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फॉर्मूला है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। m0 बिकॉज यहाँ पर कोई मास नहीं है, L0 बिकॉज यहाँ पर कोई लेंथ नहीं है। ठीक है, T1 टाइम है और एम्पियर है हमारे पास, तो A1 यहाँ पर हम लिखते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं T1 A1। ओके स्टूडेंट, दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और आप सभी को पता है कि हम डायमेंशंस को हमेशा बिग ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड 6th टॉपिक है मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है, इसके 3 सिंपल मेथड है। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, सेकंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन या बाय कॉन्टैक्ट, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। दोस्तों, यदि हम कोई दो सुटेबल सब्सटेंस को फेवरेबल कंडीशन में यदि हम उनको रब करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम बोथ ऑब्जेक्ट आर चार्ज्ड, दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाता है, और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आते हैं, ऑब्जेक्ट ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, ठीक है, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड, और जिस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले भी कुछ एग्जाम्पल लिए थे, जैसे ड्राई हेयर, कॉम्ब। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी है कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा और कौन सा नेगेटिवली चार्ज होगा। आप इसको देख के बता सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी और उतनी ही संख्या में किस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी। तो आप इस टेबल को देख के बता सकते हैं। यहाँ पर क्लियर साइन लिखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो कॉम्ब है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। वुलन क्लॉथ है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। यदि हम इनसे एम्बर, प्लास्टिक, रबर या एबोनाइट की कोई भी जो रोड है, अगर उन पे हम रब करें वुलन क्लॉथ्स पे, और ये जो सारी जो रोडें हैं वो क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार ग्लास रोड है,
अगर ग्लास रोड को हम सिल्क के क्लॉथ से रब करते हैं तो वो ग्लास रोड है वो हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है वो हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कब आता है और नेगेटिव चार्ज कब आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, यदि हम ग्लास रोड की जगह या फिर यहाँ पर जो प्लास्टिक रोड ले रहे हैं इनकी जगह यदि हम कोई मेटल की रोड लें और मेटल की रोड को हम वुलन क्लॉथ्स या सिल्क क्लॉथ्स या ड्राई हेयर्स इनसे रब करें। मेटल की रोड के रूप में आप कोई ले सकते हो, जैसे कोई कॉपर की रोड है, या फिर आप स्पून भी ले सकते हो, जो स्पून होती है वो भी मेटल की होती है, ठीक है। यदि हम इनको रब करें तो क्या उस मेटल की रोड पे इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेटल की जो रोड है वो कंडक्टर होती है, ठीक है। कंडक्टर मतलब चालक। यहाँ पर हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कंडक्टर होती है और कंडक्टर होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन उस मेटल की रोड पे आते हैं वो हमारे हाथ से होकर, हमारी बॉडी से होकर, यदि हम ग्राउंडेड है तो वो जो अर्थिंग के कारण वो जो पूरा का पूरा जो आवेश है वो ग्राउंड में चला जाएगा। और यदि हम कोई चप्पल वगैरह पहने हुए हैं तो वो जो चार्ज है वो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक कंडक्टर है और ये एज ए कैपेसिटर के रूप में काम करती है। जैसे एक रिचार्जेबल बैटरी होती है, कुछ समय के लिए जो चार्ज है उसको स्टोर करके रख सकती है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि मेटल की रोड चार्ज नहीं होगी। अब यदि हम उस मेटल की रोड के हत्था लगा दें, कोई लकड़ी का कोई एक इंसुलेटर, मतलब एक हैंडल हम यहाँ पर अगर उसके लगा दें तो जो मेटल की रोड है उसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज उसके जो इंसुलेटर लगा हुआ है वो उन इलेक्ट्रॉनों को फ्लो नहीं होने देगा। सेकंड मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन या बाय कांटेक्ट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज इज नोन एज कंडक्शन। यदि एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में अनचार्ज बॉडी को लाया जाता है तो वो जो चार्ज है वो चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है और दोनों जो बॉडीज है वो सेम चार्ज से चार्ज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज, और एक अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों बॉडीज है वो कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर है जिसी को हम बाय कंडक्शन मेथड से चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर को हम इन मेथड से चार्ज नहीं कर सकते। इंसुलेटर को केवल एक ही मेथड से चार्ज किया जा सकता है, बाय फ्रिक्शन द्वारा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि कंडक्शन मेथड है तो इसमें जो दोनों बॉडीज होगी वो कंडक्टर ही होगी। तो हमारे पास एक है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और एक है अनचार्ज बॉडी, ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, और दोनों को एक जो इंसुलेटर स्टैंड है उन पे रखा गया है ताकि जो है अर्थिंग वगैरह नहीं हो और जो चार्ज है वो उन्हीं में बना रहे, ठीक है। फिर अगर उनको यहाँ पर हम कांटेक्ट में लेके आते हैं, दोनों को एक दूसरे से कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा और वो बॉडी भी चार्ज हो जाएगी जिस पर पहले किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। थर्ड मेथड है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इफ ए चार्ज बॉडी brought near a metallic neutral body, the charged body will attract opposite charge and repel similar charge present in neutral body, ठीक है। As a result of this, one side of neutral body becomes negative and other side becomes positive, ठीक है। This process is called electrostatic induction, ठीक है। ये कहलाता है एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कंडक्टर और जो नॉन कंडक्टर है दोनों में होता है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो इंसुलेटर होते हैं उनको इससे चार्ज नहीं किया जा सकता, इनसे केवल हम इंडक्शन तो उनमें होता है, ठीक है। लेकिन आगे एक और प्रोसेस है जिनमें हम फिर क्या करते हैं, उस मेटेलिक बॉडी का जो दूसरा जो सिरा है, ठीक है, जो दूसरी जो साइड है उसको हम ग्राउंडेड करके जो एक्स्ट्रा चार्ज है हम वो अर्थ में भेज देते हैं, लेकिन ऐसा हम इंसुलेटर वगैरह में नहीं कर सकते। तो ये जो मेथड है उनके लिए काम में नहीं आता है, ठीक है, इंसुलेटर के लिए काम में नहीं आता है, बल्कि इंडक्शन तो उनमें होता है लेकिन हम उनको बाय इंडक्शन मेथड द्वारा चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि हमें आसानी से समझ में आएगी किस प्रकार हम इसको ग्राउंड करके कोई भी जो मेटेलिक बॉडी है उसको हम चार्ज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक मेटेलिक बॉडी लेते हैं, ठीक है, जिसको इस इंसुलेटर स्टैंड पे रखा गया है, ठीक है। और इसके पास ये जो बॉडी है अभी न्यूट्रल है, ठीक है, और इसके पास अब हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। मान लीजिए हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी रोड को इसके पास लेके आते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के कारण ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, उसका जो ये इधर का जो सिरा है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उस साइड का जो सिरा है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पर जो चार्ज्ड बॉडी पास में लेके आ रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, इसलिए उस मेटेलिक बॉडी का इस बॉडी के पास का जो सिरा है वो नेगेटिवली चार्ज्ड, जो सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज उस तरफ रह जाएगा। अब हम किसी वायर की सहायता से ये जो इधर का जो सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कुछ समय के लिए ग्राउंड करके अर्थ में भेज देते हैं, ठीक है, और इसको फिर डिस्कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगी, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा का पूरा, ये एक मेटल बॉडी है तो इसमें फैल जाएगा और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दोस्तों ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बहुत सारी बातें पढ़ी है। फर्स्ट हमने जाना था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। सेकंड टॉपिक हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की थी। थर्ड हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर पढ़ी थी। और फोर्थ जो टॉपिक था उसमें हमने इसकी जो अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स और इसके जो कन्वर्जन्स थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। और फिफ्थ जो टॉपिक था उसमें हमने डायमेंशंस के बारे में सीखा था, ठीक है। और जो लास्ट अपना जो टॉपिक था मेथड ऑफ चार्जिंग, उसमें हमने 3 मेथड क्लियरली यहाँ पर हमने पढ़े थे, ठीक है। और मुझे पूरी आशा है कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो आप सारी जो टॉपिक्स है वो अच्छे से और क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।